यूपी का एक जाबांज आईएएस ऑफिसर जिसने 100 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया तो बदमाशों ने उसको 7 गोलियां मारी। गोलियां उसके चेहरे पर लगी, उसके कान पर लगी, उसका जबड़ा बाहर आ गया, उसके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। अपना आंख और कान और जबड़ा गंवाने वाला ये ऑफिसर है जाबांज ऑफिसर रिंकू सिंह राही। जी हां, आईएएस रिंकू सिंह राही अब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मांग की है कि जब उनसे काम नहीं लिया जा रहा है तो क्यों ना वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में कहानी जाबांज ऑफिसर आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रिंकू सिंह राही चर्चा में क्यों हैं और क्या सचमुच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफा देने वाले ये आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही के बारे में आपको बताएं तो 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया में गलत बातें चल रही हैं। दरअसल उन्होंने 26 मार्च को राष्ट्रपति से को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने टेक्निकल रिजिग्नेशन की बात कही है और टेक्निकल रिजिग्नेशन मांगा है। इसे आप एक विकल्प या अनुरोध के तौर पर समझ सकते हैं। मुझसे इस पद पर काम नहीं लिया जा रहा है तो मुझे मेरी मूल सेवा यानी कि पीसीएस में वापस भेज दिया जाए। तो दोस्तों, जो कहानी चल रही है सोशल मीडिया पर, मीडिया में, कि रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही उनकी सेवा को समाप्त किया गया है। रिंकू सिंह राही ने राष्ट्रपति को पद लिख करके मांग की है कि उनको टेक्निकल रिजिग्नेशन, उनकी मांग को स्वीकार किया जाए। जी हां, रिंकू सिंह राही दरअसल आईएएस बनने के पहले वो पीसीएस अधिकारी थे और वहां से पीसीएस कैडर में वो वापस लौटना चाहते हैं और साल 2021 कैडर में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास करके यूपीएससी में 683वीं रैंक हासिल करके आईएएस ऑफिसर वो बने थे। अब बताते हैं रिंकू सिंह राही के बारे में। तो रिंकू सिंह राही 20 मई 1982 को हाथरस के एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका जो गांव था वो गांव थाना सरसनी के उसवा का था, वहीं पर ही उनका जन्म हुआ था। रिंकू सिंह राही अपने 2 भाइयों के बीच में बड़े थे और रिंकू सिंह राही के पिता सौदान सिंह राही आटा चक्की चलाते हैं और यहीं से ही रिंकू सिंह राही की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है एक प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। पढ़ने में रिंकू सिंह राही अच्छे थे, इस वजह से 12वीं में उनके अच्छे नंबर आए थे और स्कॉलरशिप के आधार पर वो उन्होंने बीटेक किया जमशेदपुर से और स्कॉलरशिप पे ही जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटेक किया और 2004 में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की और रिंकू सिंह राही सरकारी सेवा में आते हैं और नौकरी के दौरान ही 2021 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। यूपीएससी में दिव्यांग कोटे से उन्होंने 683वीं रैंक हासिल करते हुए यूपी कैडर के वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी है सुलेखा जो टीचर हैं और एक 10 साल का बेटा है ध्रुव राही। रिंकू के पिता, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक आटा चक्की चलाते हैं और आटा चक्की चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अब बताते हैं उस 100 करोड़ की खुलासे की बात करते हैं जिस खुलासे के बाद रिंकू सिंह राही को माफियाओं ने 7 गोलियां मारी थी और उस घटना में रिंकू सिंह राही अपने एक कान को और एक आंख को खो देते हैं और उनकी रोशनी और उनको सुनाई देना बंद हो जाता है और साथ ही साथ उनका चेहरा बुरी तरीके से गोलियों की वजह से जो है जबड़ा भी खराब हो जाता है। तो पीसीएस बनने के बाद 2008 में रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर जनपद में होती है बतौर समाज कल्याण अधिकारी के रूप में।
समाज कल्याण अधिकारी के रूप में रिंकू सिंह राही की जब तैनाती होती है तब उनके सामने एक भ्रष्टाचार का केस आता है और जहां पर उनको पता चलता है कि पेंशन और छात्रवृत्ति में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। रिंकू सिंह राही इस घोटाले को उजागर करते हैं और इसी घोटाले की वजह से रिंकू सिंह राही चर्चा में आते हैं। उस दौरान बीएसपी की सरकार थी, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 26 मार्च 2009 की वो तारीख थी। रिंकू अपने एक सहकर्मी के साथ अपने आवास के सामने ही मैदान में बैडमिंटन खेल रहे थे और इसी दौरान बाइक पर कुछ लोग आते हैं, माफिया आते हैं और रिंकू सिंह राही के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। करीब 7 राउंड फायरिंग होती है। कुछ गोलियां रिंकू के चेहरे पर लगती हैं और कुछ गोलियां उनके जबड़े पर लगती हैं और रिंकू का चेहरा जबड़ा बाहर आ जाता है, उनका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और इस दौरान रिंकू का एक कान खराब हो जाता है, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, उनके एक आंख की रोशनी गोली लगने की वजह से चली जाती है और बुरी तरीके से रिंकू जो है घायल होते हैं और करीब 100 दिनों तक वो आप जो है 1 महीने तक वो मुजफ्फरनगर से उनको मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट कराया जाता है। वहां पर उनका करीब 1 महीने से ज्यादा उपचार चलता है और इस उपचार के दौरान उनका ऑपरेशन होता है और 1 महीने के बाद रिंकू जब स्वस्थ होकर के पुनः वापस आते हैं तब वो उस घोटाले के खिलाफ आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगते हैं। उनको 1 महीने तक सूचना नहीं दी जाती है। तब रिंकू इस मामले को उजागर करने के लिए निदेशालय के सामने लखनऊ आते हैं और लखनऊ निदेशालय के बाहर वो अनशन पर बैठते हैं और इस अनशन की वजह से रिंकू के ऊपर कार्रवाई होती है। पुलिस उनको उठा करके मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है। वहां पर रिंकू को यह साबित प्रशासन की ओर से कराया जाता है कि रिंकू मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो ये रिंकू की संघर्ष की कहानी है। जब उनके ऊपर हमला होता है, 7 गोलियां उनके ऊपर चलाई जाती है, लेकिन रिंकू हार नहीं मानते हैं और 2021 में रिंकू एक बार फिर से आईएएस की परीक्षा पास करके वो जो है 683 रैंक के साथ आईएएस ऑफिसर बनते हैं और यूपी कैडर में एक बार फिर से उनकी तैनाती होती है। इस रिंकू के टेक्निकल रिजिग्नेशन के फैसले पर उनके परिवार में उनके पिता का क्या कहना है, आइए हम आपको उनके पिता का बयान सुनवाते हैं। नाम क्या है आपका और रिंकू सिंह आपके कौन है? मेरा बेटा है रिंकू सिंह राही। आपका नाम? मेरा नाम सौदान सिंह राही है। रिंकू सिंह जो आईएएस हैं आपके बेटे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, क्या कहना है आपका इस पे और क्या आपको आपसे वार्तालाप हुआ? नहीं, जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए,
लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस होते ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे, आयोग भी सही निर्णय लेगा, इस्तीफा लिखने से पहले वार्तालाप राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे, माननीय राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। बाबू जी, रिंकू सिंह जो है आईएएस आपके बेटे, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले आपको वार्तालाप में कोई बातचीत हुई हो? जी नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है जी, इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने काम के बदले जो काम नहीं है, काम क्यों नहीं दे रहे, काम क्यों नहीं दे रहे? राष्ट्रपति का नाम उन्होंने हाँ, जो काम क्यों नहीं दे रहे, जो आईएएस बने हैं, जो उतने ईमानदार मेहनती, जो एक गोली खाई है साथ साथ उसने, तो काम क्यों नहीं दे रहे? ईमानदार सभी होने के साथ जी। शासन प्रशासन के लिए और सरकार के लिए इतना कुछ करने के जी जी हाँ, सरकार के लिए सब कुछ 100 करोड़ को घोटाला निकालने के बाद भी काम क्यों नहीं दे रहे? क्या क्या चाहते हैं आप परिवार के लिए? एक परिवार के लिए यही चाहते हैं, देश हित में काम करें, बढ़िया ईमानदारी से काम करें। हाँ जो भी सरकार से कुछ कहेंगे? जी, सरकार जो है सही निर्णय ले उस पर, जो उसने सही निर्णय ले, ईमानदारी का उसे फल दे। ईमानदारी का ऐसा नहीं है कि उसे ईमानदारी को ठुकरा जाए, नहीं ऐसे तो देश में ईमानदारी नहीं होंगे। शुक्रिया। हाँ। इस सेवा के पहले रिंकू की जो पोस्टिंग थी वो 8 महीने पहले शाहजहांपुर में बतौर एसडीएम की थी, और वहां पर एक घटना होती है जब वो वकीलों के सामने रिंकू उठक बैठक लगाते हैं और वीडियो वायरल होता है और उनको उनके पद से वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, तो आपको बता दें कि 8 महीने पहले रिंकू मथुरा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां 24 जुलाई 2025 को ट्रांसफर होकर शाहजहांपुर के पुआवा तहसील में एसडीएम के रूप में वो ज्वाइन करते हैं, और परिसर में ही दीवार पर जो है एक अधिवक्ता आज्ञाराम के मुंशी विजय जो है परिसर की ही दीवार पर पेशाब कर रहे थे, टॉयलेट कर रहे थे। अचानक नजर एसडीएम साहब की उनके ऊपर पड़ती है। वो उनको टोकते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर मुंशी विजय ने जवाब दिया कि टॉयलेट जो परिसर के हैं वो सब गंदे हैं। एसडीएम साहब बिफर जाते हैं और कहते हैं कि गलती जो है तहसील कर्मचारियों की है, और इसी दौरान उन्होंने मुंशी से उठा बैठक करवाई। मुंशी विजय उठक बैठक करते हैं और उठक बैठक की जानकारी वकीलों की होती है। उसी परिसर में ही वकील कुछ मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे थे पुआवा तहसील में ही। तब वो वकील जो है इस मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठ जाते हैं। एसडीएम साहब को बुलवाया जाता है और एसडीएम साहब कहते हैं कि मुंशी ने गलती की है। तब वकीलों ने जवाब दिया कि क्या उठक बैठक करवाना सही है। इस पर एसडीएम साहब रिंकू सिंह राही ने कहा कि अगर गलती किए हैं तो इसमें शर्म किस बात की, और वकील कहते हैं कि क्या आप उठक बैठक करेंगे। इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल। वो उसी दौरान 5 बार कान पकड़ करके तहसील परिसर में ही एसडीएम रिंकू सिंह राही उठक बैठक करते हैं, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होता है कि यूपी में एसडीएम साहब वकीलों के सामने उठक बैठक लगा रहे हैं, और प्रशासन और शासन उत्तर प्रदेश शासन ने तत्काल उनको यहां से हटाया और हटा करके उनको जो है लखनऊ अटैच कर दिया था। तब से ही रिंकू सिंह राही काफी परेशान थे। उनका मानना था कि उनको जो है पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, और काम नहीं लिया जा रहा ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी को लेकर उन्होंने 26 मार्च को राष्ट्रपति को अपने तकनीकी इस्तीफे को लेकर के मांग किया, एक पत्र लिखा, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें चलना शुरू हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबरें चलना शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश के सबसे काबिल और संघर्षशील आईएएस ऑफिसर माने जाने वाले रिंकू सिंह राही ने उत्तर प्रदेश के सिस्टम से परेशान होकर के अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।
तो इस्तीफा देने की जो कहानी है उसके बारे में हमने आपको बताया, उनके अपने संघर्ष की कहानी के बारे में आपको जानकारी दी है। इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी नई जानकारी सामने आती है रिंकू सिंह राही आईएएस ऑफिसर के संदर्भ में आपके पास हम तथ्यों के साथ जानकारी लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गांव देहात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।